है, सेकंड चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग बीच बीच में यूज़ करते हैं ना, कि ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एसेट है, ये गुड्स है, ये सेल है, ये परचेज है, ये सब टर्म्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे तो काफ़ी कुछ हद तक आपको ये सब चीज़ें पता हैं, बट फिर भी हम एक बार ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आगे का जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। चलो जी देखो जरा, तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये मैंने सबसे पहले जब अकाउंटेंसी शुरू कराया था तभी बताया था आपको कि हम लोग जो बिजनेस में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स की, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, बिजनेस की, है ना। वही ये बात बता रहा है आपको। क्या कहता है, देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए एक तो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक इवेंट भी हो सकता है। entered into between the two parties that initiates the accounting process of recording, है ना। तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। समझ रहे ना बात, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, कह सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो सब क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो कह सकते हैं व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहली चीज़ देखो, दो पार्टी होने चाहिए। क्या एक पार्टी अपने आप से एग्रीमेंट कर सकता है? क्या मैं अपनी सर्विसेज अपने आप को दे सकता हूँ? तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने अपनी सर्विसेज अपने आप को ही बेच दी, मतलब मैं खुद पढ़ रहा हूँ और पैसे भी दूंगा अपने आप को, ऐसा हो सकता है क्या? इट मीन्स एग्रीमेंट होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टी का होना ज़रूरी है। तो जैसे आप मुझसे क्लासेस ले रहे हो, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ, तो मेरे लिए तो बिजनेस प्रोफेशन में काउंट होगा ये, राइट। तो आप मुझसे गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज खरीद रहे हो, सर्विसेज, ठीक है ना। और जैसे स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, पेन खरीद के लाते हो, तो वो सब गुड्स वाली बातें हो जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स या रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स या पेमेंट टू क्रेडिटर्स या परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने बिजनेस के लिए लोन लिया था, उसको इंटरेस्ट दे रहे हो आप, या फिर डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड समझते हैं, डिविडेंड किस पे देते हो? डिविडेंड कैपिटल पे देते हैं, और इंटरेस्ट किस पे देते हो? लोन पे देते हैं। बात समझ रहे हो? लोन और कैपिटल में फ़र्क है, क्या फ़र्क है बता सकते हो मुझे? बोलो, कौन बताएगा? कैपिटल में और लोन में क्या फ़र्क है, आर्यन बता सकते हो? सर वो कैपिटल ओनर डालता है और लोन किसी और से लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है वंशिका, कैपिटल कौन लगाता है? ओनर। और भाई लोन कौन देता है? सर लोन लायबिलिटी भी तो होती है। हाँ बिल्कुल, लोन लायबिलिटी है और कैपिटल भी लायबिलिटी ही है एक तरह से। वो अलग बात है यस सर, कि जो कैपिटल होती है ना, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल। और ये जो लोन है ये भी लायबिलिटी है, बट कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो मीन्स कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेस का मालिक, ओनर। ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। और ओनर को छोड़ के किसी और से पैसा अगर आपने लिया तो वो सब क्या है? लोन। तो लोन पे क्या देते हो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। लोन पे क्या देते हैं हम लोग? इंटरेस्ट। और भाई कैपिटल पे क्या देते हैं? डिविडेंड। समझ गए ना, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। तो कंपनी का केस होता है ना, कंपनी में पैसा कौन लगाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स मीन्स शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं कंपनी के। तो शेयर होल्डर को बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड। और जिनसे आपने लोन लिया हुआ उन्हें क्या दोगे आप? इंटरेस्ट। चलो, तो मीन्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब भी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन है।
डन। तो अपनी बुक में मार्क कर लो ऐसे ही, इसी तरह से जल्दी फटाफट। तो सेकंड टर्म है अकाउंट। अकाउंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। समझ गए? वो ये कहना चाहता है पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है ना, हम लोग उसी हेड ऑफ अकाउंट में डाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैश का अकाउंट बना देते हैं, तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी सब कुछ किस में डाल देंगे, कैश में। तो वो क्या कहलाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने देखो और भी दिए हैं यहाँ, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरीज, तो हर महीने सैलरी भी दोगी, तो सैलरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब कहाँ डालोगे आप, सैलरी अकाउंट में। ऐसे ही टेलीफोन एक्सपेंसेस है, हर महीने टेलीफोन एक्सपेंस दोगे, तो टेलीफोन एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है सब ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगी, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट में। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाओगे। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हो, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर देते हो। समझ रहे हो? ऐसे ही रमेश का एक अकाउंट बना दिया हमने, तो पूरे साल में रमेश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रमेश के अकाउंट में। तो ये क्या कहलाएगा, अकाउंट। बात समझ आई क्या कुछ? यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड हैं उसको अलग से एक अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट। कैपिटल की बात करते हैं, चलो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है, तो कैपिटल कौन लगाता है, ओनर की आउटसाइडर, ओनर। सर ओनर। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर भी कह सकते हैं। ओनर को छोड़ के अगर किसी और ने कुछ लगाया तो वो कैपिटल नहीं कहलाएगी, वो तो क्या कहलाएगा, लोन कहलाएगा। तो मान लो ओनर की वाइफ ने पैसे लगाए कुछ बिजनेस में, तो 5 लाख रुपए इसने वाइफ से ले लिए अपनी, तो वाइफ से जो 5 लाख रुपए लिए, क्या वो कैपिटल है? नहीं, वो किस में जाएगा, वो लोन में जाएगा। चलो ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, किस केस में, प्रोप्राइटरशिप के केस में। और बाय पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के केस में मालिक कौन होता है, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा किसने लगाया होगा, पार्टनर्स ने। तो पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म। और कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। समझते हो ना? ठीक है ना, सुनो मेरी यस सर। तो देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना 3 तरह के हो गए भाई। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस 3 तरह के हो गए। एक तो सोल प्रोप्राइटर, एक पार्टनरशिप फॉर्म और एक कंपनी। ठीक है ना, 3 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। तीनों में क्या डिफरेंस है, सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल बंदा होता है, अकेला ही मालिक होता है बस। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 होते हैं। कंपनी का मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स तो भैया पब्लिक कंपनी में तो कितने भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स में। तो ये मैंने मालिक बताया आपको कौन कौन है, कितने हैं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर में तो पैसा कौन लगा रहा है, प्रोप्राइटर, वही कैपिटल है। ओनर। ओनर भी बोल सकते हैं इसको। पार्टनरशिप फॉर्म में कौन लगाएगा पैसा, पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स लगा रहे हैं वो कैपिटल है। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, है ना। शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया होगा वही क्या है, कैपिटल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल सिर्फ कंपनी के केस में होती है, बाकी सब केसेस में तो क्या कहलाता है, कैपिटल, है ना। इन दोनों केसेस में क्या कहलाएगा, कैपिटल। और कंपनी के केस में क्या बोल देते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। पता क्यों, क्योंकि शेयर ना सिर्फ कंपनी इशू कर सकती है, कोई और इशू नहीं कर सकता। शेयर्स मार्केट में कौन इशू कर सकता है, सिर्फ कंपनी। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म ये लोग शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ गए बात? चलो तो पढ़ लेते हैं एक बार बुक से क्या कह रहा है। देखो कैपिटल लिख लो इसको, चाहे अपने आप मार्क कर लो इसको जल्दी फटाफट पहले, फिर आगे चलेंगे। तो देखो ड्राइंग्स की बात हो रही थी। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग्स आपका कैश में ही होगा, अमाउंट विड्रॉन भी हो सकता है
और ऐसा भी हो सकता है गुड्स निकाल के लेके गए आप घर के लिए, ठीक है। मान लो आपकी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और वहाँ से एक पैंट और एक शर्ट आप पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाल के लेके गए या अपने बेटे के लिए निकाल के लेके गए, तो वो भी क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमेशा जरूरी नहीं है कैश में ही हो, कैश में भी हो सकता है और अदर देन कैश भी हो सकता है। तो अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर फॉर पर्सनली। अच्छा, इसमें शेयर होल्डर नहीं लिखा है ना? 3 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे ना, प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो प्रोपराइटर की बात करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स की बात करेंगे, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स की बात करेंगे। तो इसमें शेयर होल्डर वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, बता सकते हो? सोचो। सर इस हमारे सिलेबस में नहीं अभी शायद। नहीं यार, कंपनी अकाउंट है तुम्हारे यहाँ सिलेबस? अच्छा, तुम्हारा 11th क्लास है ना? हाँ वो भी है। और दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, सिलेबस वाली बात नहीं है, ये तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसलिए कि जो शेयर होल्डर्स रहता है ना, इनको ड्राइंग्स अलाउड नहीं होता कंपनी के उनका केस। एग्रीमेंट होता है। नहीं, कंपनी के केस में ड्राइंग्स होता ही नहीं है। अब एक बात सोचो, कंपनी का मालिक है कौन, पहले ये बताओ। कंपनी का मालिक कौन होता है? सर उसका ओनर। वंशिका कंपनी का मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स तो भैया वाइडली डिस्पर्स हैं, दूर दूर फैले हुए हैं। तो मान लो मैंने या आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो आप भी मालिक हो गए। आप ही मालिक नहीं हो, आप भी मालिक हो। तो आप जैसे पता नहीं कितने मालिक हैं उस कंपनी के। अब कंपनी अलाउ करेगी कि आप कंपनी में पहुंच जाओ, रिलायंस कंपनी में, और 50,000 रुपये निकाल लाओ कि भैया घर के राशन के लिए चाहिए, लाओ मैं 50,000 रुपये निकाल के ले जा रहा हूँ। बताओ, कर सकते हो ऐसा? बोलो। नो सर। नहीं कर सकते। तो कंपनी में ड्राइंग्स हो ही नहीं सकता, वरना तो शेयर होल्डर कंपनी को बेच के खा जाएंगे। कंपनी में ड्राइंग्स हो ही नहीं सकता। हाँ, सोल प्रोपराइटर में हो सकता है। सर हाँ जी। सर बट जो आप बोल रहे हो कि कंपनी का ओनर शेयर होल्डर ही होता है, हाँ। सर शेयर होल्डर बाहर से भी तो हो सकता है ना, जरूरी हाँ। थोड़ी ना कि मतलब कंपनी का ओनर ही शेयर होल्डर हो। वंशिका शेयर होल्डर होते ही बाहर के हैं। वो अलग बात है कि जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर तो वही बनते हैं। बट अगर कंपनी पब्लिक इशू निकालती है तो उसके बाद तो सारे शेयर होल्डर बाहर के ही बनेंगे, ठीक है। वो अलग बात है। हाँ जी सर। कंपनी का मालिक माना कौन जाएगा, किसकी बात चलेगी? देखो, शेयर होल्डर लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, बट कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो किससे पूछना पड़ता है? शेयर होल्डर से। अब मीटिंग पे जब शेयर होल्डर आएंगे तो किसकी बात मानोगे? कुछ शेयर होल्डर हाँ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं कहेंगे, खाना खाने आए जी वो तो किसकी बात मानते हैं? मोर देन 50% वालों की। इट मीन्स कंपनी में सारी बातें किसकी चलेंगी? जिनके पास कंपनी के मोर देन 50% शेयर हैं। तो मान लो वंशिका, आर्यन, मेजॉरिटी। हाँ मेजॉरिटी बस। तो मान लो वंशिका, आर्यन और मैं, हम तीनों को मिला के रिलायंस कंपनी के 51% शेयर हैं, तो बस हम ही मालिक बन गए कंपनी के। अब मीटिंग पे जो हम तीनों मिलके कहेंगे वही होगा, उसके अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कंपनी में देखो, जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें बेचारों को कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में, वो तो घर बैठे हैं। और कंपनी को चला कौन रहा है? नौकर आदमी। नौकर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। क्लियर है बात वंशिका? यस सर। कुछ गड़बड़ करेंगे, हमें पता लगेगा तो डायरेक्टर्स बदल देंगे, हम चेंज कर देंगे, ये मतलब होता है बस। चलो, तो कंपनी के केस में कभी ड्राइंग्स नहीं होता, कंपनी के नहीं केस होती। में कभी ड्राइंग्स नहीं होती है ना। चलो ठीक है जी। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, है ना, कि जो भी ओनर होगा ना, अगर वो अपने बिजनेस से गुड्स निकाल के लेके जा रहा है तो उनका वैल्यूएशन हम हमेशा कॉस्ट पे करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? आर वैल्यूड एट। सर रिपीट करना है इसमें। वो ये कहना चाह रहा है, अगर आप दुकान से या बिजनेस से कोई गुड्स निकाल के लेके जा रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन हम हमेशा कॉस्ट पे करेंगे। बात समझ रहे हो? सुनो, सर ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ, जितने पे आपने खरीदा है
मान लो मैं ना मोबाइल, मेरा ना शॉप है यार, मोबाइल शॉप है, मोबाइल की सेल परचेज करता हूँ मैं। ये मोबाइल ना मुझे घर आके 9,000 रुपये का पड़ता है, और मैं बेचता कितने का हूँ इसको, 10,000 रुपये का, 1,000 रुपये का प्रॉफिट भी लेता हूँ। अब मेरा बेटा है जी, वो कहता है मुझे भी मोबाइल चाहिए, मैंने यही मोबाइल उसको अपने बेटे को दे दिया, तो बताओ ये ड्राइंग्स है कि नहीं है? बोलो जी वंशिका। सर है, ड्राइंग्स है। अब ये बताओ, मैं माइनस तो करूंगा ना कैपिटल में से ड्राइंग्स के नाम से, कितने पैसे माइनस करूं, 10,000 की 9,000? 9,000. 9,000। वो ये कहना चाह रहा है बस। कहता है अगर गुड्स निकाल के लेके जाओगे ना बिजनेस से, तो उसको कॉस्ट पे दिखाना भाई, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है या सेल प्राइस से मतलब नहीं है। वो अलग बात है, बिकता तो 10,000 का बिकता, बट आपने अपने बेटे को दिया तो ये तो 9,000 रुपये में ही कंसिडर करेंगे हम, ड्राइंग्स 9,000 मान के चलेंगे, समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते जी, लायबिलिटीज। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, ये याद रखना बस। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस का मतलब अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस का मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस पैसे देगा। तो बिजनेस अगर पैसे देगा तो क्या है वंशिका, एसेट की लायबिलिटी। सोचो, बिजनेस से मुझे पैसे देने हैं, बिजनेस से पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी है कि एसेट है? लायबिलिटी है। और बिजनेस को पैसे अगर लेने हैं Asset. तो वो एसेट Asset. बस ये याद रखना है। तो लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस या अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। कहते हैं जितना भी किसको देना है, टुवर्ड्स द ओनर्स को देना है, मतलब जितना पैसा ओनर को देना है तो वो तो क्या कहलाएगा, इंटरनल लायबिलिटी। और ऑन द अदर हैंड जितनी लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ गए ना ये बात जो मैंने ऊपर बताई थी आपको? तो जो ओनर को वापस देना है, बिजनेस के मालिक को वापस देना है, तो बिजनेस के मालिक को क्या वापस देना मुझे, कैपिटल प्लस साथ में उसमें प्रॉफिट, तो ये तो क्या कहलाएगा, इंटरनल लायबिलिटी। और अगर किसी और को वापस करना है तो ओनर की वाइफ को देना है, बैंक को देना है, क्रेडिटर्स को देना है, तो ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ठीक है ना वंशिका? यस सर। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, वाइफ लोन, ये सब एक्सटर्नल है। इंटरनल में तो बस एक ही चीज़ आनी है, क्या, कैपिटल, बस उसी में प्रॉफिट्स वगैरह भी ऐड कर देना। ठीक है चलो। और एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल क्या हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं एंड अदर लायबिलिटीज हैं, है ना? सर इनमें डेब्टर्स होंगे? देखो डेटर से पैसा हमें लेना होता है वंशिका, तो आप बताओ वो लायबिलिटी है कि एसेट है? सर एसेट। हाँ, तो उसको तो एसेट्स में पढ़ेंगे हम, लायबिलिटी में क्यों पढ़ें? ठीक है चलो। तो ये जो लायबिलिटी है ना भाई, अब ये लायबिलिटी भी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन करंट और एक करंट। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ट कुछ किस तरह का बन गया यहाँ, सुनो। लो जी, लायबिलिटीज की बात हो रही है ना, तो भाई लायबिलिटी दो तरह की हो गई, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी तो कौन सी कहलाएगी, जो ओनर्स को पे करना है, कह सकते हैं पेबल टू ओनर्स। लिख लो चाहे साथ के साथ अपनी नोटबुक में इसको, पेबल टू ओनर्स, जो भी कुछ ओनर्स को देना है वो इंटरनल लायबिलिटी है। ओनर्स में कौन कौन आते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, मतलब पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। जो भी कुछ इन्हें देना है वो सब क्या है, इनसाइड लायबिलिटी है। और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है ये पेबल टू आउटसाइडर होता है, मतलब पेबल
टू पेबल टू अदर देन द शेयर होल्डर्स, वो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो किस तरह की चीज़ें हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, लोन हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्स पेबल हैं, ये सब क्या हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करंट लायबिलिटी होता है और एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है। ये जो करंट लायबिलिटी होता है इसका मतलब क्या होता है? ये वो लायबिलिटीज़ होती हैं विच आर required to be paid within a period of 12 months. तो current liabilities means those liabilities which are required to be paid within a period of 12 months. ये बात समझते हो क्या? बताओ जी, वंशिका एंड आर्यन। बोलो बोलो। आज सामान खरीद के लाए हैं उधार, गुड्स खरीद के लाए हैं उधार, तो पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करना है, 12 महीने के बाद करना है? सर 12 महीने के अंदर 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 करना है, तो वो करंट लायबिलिटी है। ऐसा थोड़ी होता है आज मैं सामान खरीद के लाया हूँ किसी से बेचने के लिए और क्या कह रहा हूँ, पैसे तो भैया अगले साल दूंगा, तो सामने वाला बेवकूफ़ बैठा है, कहता है अगले साल का क्या मतलब है? अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चलता है, चल 2 महीने चलता है, ठीक है, तो पैसे क्या 2 साल बाद देगा मुझे? क्या मतलब है इनका? ऐसे ही मैंने आज काम करा लिया किसी से बिजनेस में और सैलरी के लिए क्या बोल रहा हूँ, सैलरी भैया अगले साल दूंगा तुझे। ऐसा होता है क्या? काम इस साल कर दे, सैलरी अगले साल दूंगा तुझे। बताओ ऐसा होता है कभी? बोलो। आज काम करा रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, सैलरी तो भैया 12 महीने के बाद दूंगा। कोई काम करेगा आपके यहाँ ऐसे? नो सर। नहीं। No, sir. ऐसे बिजली पानी का बिल कहते नहीं वो तो मैं 12 महीने के बाद दूंगा जी। नहीं, तो इन सब का पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर अंदर करना होता है, इसलिए क्या है? करंट लायबिलिटीज है। और मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल का, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया 5 साल का, तो पहले ही बात हुई है भैया रिपेमेंट 5 साल के बाद शुरू होगा। तो बताओ करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है? बोलो। नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा वो, है ना? ठीक है मेरी बात? सर रिपीट करना, 1 मिनट कॉल आ गया था। अच्छा, मैंने ये बताया कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करना है वो तो भैया करंट लायबिलिटी है, और जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो मैंने बैंक से लोन ले लिया 5 साल का, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया है, तो भैया पेमेंट 5 साल के बाद दूंगा। तो बताओ करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है? नॉन करंट। नॉन करंट है क्योंकि पेमेंट कब करना है? 1 साल के बाद। 5 साल बाद। 1 साल के बाद नहीं, 1 साल से ज़्यादा का होना तो हमेशा नॉन करंट है बस। तो हमें तो 1 साल देखना है, 1 साल से पहले पेमेंट कर देना है तो करंट, 1 साल के बाद पेमेंट करना है तो नॉन करंट। तो करंट लायबिलिटीज में बताओ किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं? लाइक बताओ एक दो चीज़ें। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, काम करा लिया पैसे दिए नहीं अभी आपने, तो ऑब्वियस सी बात है 12 महीने के अंदर दोगे। ट्रेड क्रेडिटर्स जिनसे उधार माल खरीदा हुआ है, बिल्स पेबल बीपी बोलते हैं हम इनको, और शॉर्ट टर्म लोन। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा इसी में, और शॉर्ट टर्म लोन भी आएंगे इसी में, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। और अगर नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो लाइक डिबेंचर्स इशू करती है कंपनी, या फिर बैंक से आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, बैंक लोन, ये सब लॉन्ग टर्म में आएंगे। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट, जल्दी आगे चलते हैं फिर। देखो जरा एसेट्स दी हुई हैं आपको,
तो लायबिलिटी तो क्या होता था, लायबिलिटी होता था अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, समझ गए ना, ठीक है। और एसेट्स क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा फिर। ये लो जी एसेट्स की बात कर लो, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स ओन्ड बाय एन एंटिटी, ठीक है ना। एसेट्स आर द, एसेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, ओन्ड बाय एंटिटी और एंटरप्राइज। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहते हैं जी बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं वो सब एसेट्स हैं, किसकी, बिजनेस की। एक काम करो, देखो टाइम खत्म हो रहा है, पहले रीलॉग इन करो। कहते हैं बिजनेस में जितनी भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं किसके पास, बिजनेस के पास, वो सब बिजनेस की ही एसेट है। तो बताओ बिजनेस के पास बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, कैश बैलेंस है, ये सब क्या है, एसेट्स हैं। किसकी एसेट्स हैं, बिजनेस की, कोई पर्सनल थोड़ी है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। टेंजिबल समझते हैं ना, टेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, ट्रेडमार्क, सर जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो। जिसकी फिजिकल Yes, अपीयरेंस। sir. तो मैं ये इसलिए तो बता रहा हूँ, बताओ गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब टेंजिबल ही है ना। सर मेरी इंटेंजिबल है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो भाई ये इंटेंजिबल है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, है ना। कॉपीराइट बिल्डिंग, बिल्डिंग टेंजिबल है इंटेंजिबल है, सर टेबल अच्छा बिल्डिंग इधर लिख लेते हैं, चलो। अच्छा लाइव स्टॉक समझते हो, लाइव स्टॉक नहीं समझते आपने ना बिजनेस के लिए, हाँ आपने ना बिजनेस के लिए डॉग खरीदा, डॉग, डॉग परचेज फॉर ऑफिस सिक्योरिटी। बताओ बिजनेस एसेट है, पर्सनल एसेट है, बिजनेस है। तो बताओ सर टेंजिबल, बिजनेस है टेंजिबल है इंटेंजिबल है, टेंजिबल टेंजिबल है। तो टेंजिबल लाइव स्टॉक भी कहाँ जाएगा, टेंजिबल में ही जाएगा। तो लाइव स्टॉक में क्या आ गया, डॉग, है ना, या फिर काऊ, बफेलोस, ये सब क्या हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं बिजनेस के लिए। जो डेयरी वाले हैं, ठीक है ना, मिल्क डेयरी वाले वगैरह, इनके लिए तो काउस, बफेलोस, ये सब भी तो एसेट होती हैं भाई। Yes, sir. टेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस फीस, ये सब चीज़ें आएंगी किसमें, इंटेंजिबल ठीक है। तो देखो दिया भी इसने, एग्जांपल ऑफ एसेट्स आर लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, गुडविल है। तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स में जाएंगे, है तो दोनों ही एसेट्स। चलो ठीक है, बाकी की ज़रूरत नहीं है जी, ये पढ़ना है बस। हाँ अगेन एसेट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। तो जैसे अभी हम लायबिलिटी में पढ़ रहे थे ना, लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसी एसेट्स हैं, एक करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ, बता सकते हो? सर जो लेटेस्ट यूज में हो। नहीं, अगेन वही 12 महीने वाली बात। करंट लायबिलिटी क्या होती थी, विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो लायबिलिटी तो हम पे करते हैं और एसेट्स हम लोग रिसीव करते हैं। तो यहाँ करंट एसेट्स में क्या हो जाएगा फिर, मीन्स which have to receive within 12 months। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे, देखो करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स which can be converted, which can be converted in cash within कितने महीने, 12 मंथ्स। बताओ बात क्लियर हुई क्या? मतलब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में वो एसेट्स आएंगी जिसको हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बार बताओ, कैश को कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा बताओ, 0 टाइम। तो कैश करंट एसेट है कि नहीं है?
12 महीने से तो पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही बैंक बैलेंस को कैश में कन्वर्ट करने में क्या 12 महीने से ज़्यादा लगेंगे? No, नो sir. सर तो वो भी करंट एसेट है। सन्ड्री No, डेटर्स sir. सन्ड्री डेटर्स है ना, जिनको उधार माल बेचा हुआ है, तो उनसे पैसा वसूल करने में क्या 1 साल से ज़्यादा लगेगा? नहीं, तो ये भी करंट एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हमने किसी को एडवांस में पैसे दे दिए, तो भैया एडवांस में पैसे दे दिए तो वो एडजस्ट किया 1 साल के बाद करोगे आप? नहीं, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, तो 1 साल से पहले ही एडजस्ट हो जाएगा ना, तो मीन्स वो भी क्या है? करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स में क्या क्या रहा है? कैश, बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, स्टॉक तो समझते हैं ना, दुकान में माल तो रखोगे ना बेचने के लिए, तो जो स्टॉक आपने रखा हुआ है 1 साल से पहले बेच दोगे, बाद में बेचोगे? सर 1 साल से पहले। पहले ही बेचेंगे भाई, दुकान में सामान बेचने के लिए तो रखा है, ये इसलिए थोड़ी ला के रखा है, नहीं ला के आज रखा है, बेचेंगे 1 साल के बाद, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। और नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? जिनको कैश में कन्वर्ट करने में 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो ये बात लिखी होगी, देखो, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज, ठीक है, नॉट विद द पर्पस टू रिसेल, which are held by an entity not with the purpose to resell। क्या कहना चाह रहा है? आपने जो एसेट्स रिसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखी हुई हैं, यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी हुई हैं, तो वो क्या है? एसेट्स हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो मान लो हमारी फर्नीचर की दुकान है जी, और हमने मोबाइल खरीदा बिजनेस के लिए, तो अब ये बताओ, बिजनेस के लिए जो मोबाइल खरीदा, बेचने के लिए खरीदा है, यूज के लिए खरीदा है? यूज तो ये क्या है? एसेट्स हैं। एसेट ठीक है ना? और जो बेचने के लिए खरीदोगे वो गुड्स में जाएंगे, एसेट्स में नहीं आएंगे वो। इन अदर वर्ड्स, दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। कहते हैं जो एसेट्स आपने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खरीदी हुई है। तो मैंने एसी लगाया जी बिजनेस में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर है, तो नया एसी खरीदा, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है ना। किस लिए खरीदा? बेचने के लिए कि यूज़ के लिए? यूज़ के लिए, तो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। बट अगर मैंने बेचने के लिए खरीदा होता, मेरा काम यही है एसी खरीदने बेचने का, गुड्स तो वो गुड्स बन जाता है। तो एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है ना, नॉन करंट एसेट्स कौन सी कहलाएंगी? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब कवर अप हो जाएगा। तो फिक्स एसेट्स में क्या आता है? लाइक बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, ये सब क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि आपने ये यूज़ के लिए खरीदी हुई हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खरीदी हैं, और भाई 12 महीने से पहले हम इन्हें नहीं बेचेंगे, 12 महीने के बाद ही बेचेंगे। तो ऐसा थोड़ी आज एसी खरीदा और भाई 10 महीने बाद बेच दूँगा, क्या मतलब है भाई? चलो, तो क्या कहना चाह रहा है? फिक्स एसेट्स भी क्या है भाई? नॉन करंट एसेट्स हैं, है ना। फिक्स एसेट्स भी क्या कहलाती हैं? नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। अब ये जो फिक्स एसेट्स हैं ना, इसको फिर से 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। एक टेंजिबल एसेट्स हैं और एक नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे। तो टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है ये आपको पता ही है, हमने अभी डिस्कस ही किया। फिर दूसरा करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है ओवरऑल। करंट एसेट्स का मतलब क्या था? विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो किस तरह की चीज़ें आती थी इसमें? डेटर्स आते थे, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते थे इसमें, और गुड्स खरीदे हुए आपने, मतलब स्टॉक बोल सकते हैं इसको, ये भी क्या है? करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ ये लोग, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, ये सब क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो, वंशिका एसेट्स 3 तरह की हो गई। वंशिका एसेट्स 3 तरह की हो गई, कौन कौन सी? सर एक करंट एसेट, ठीक है,
So fixed asset. ठीक है, Sir, current, non-current and fictitious. नहीं एक फिक्स एसेट बना लो, नहीं फिक्स एसेट्स को इसने पार्ट में डिवाइड किया है, एक टेंजिबल एक Sir, इंटेंजिबल। हाँ सुनो इसका चार्ट बना दो Sir, प्रॉपर। fixed to non-current में आएगा ना? लो भाई एसेट्स का एक चार्ट बना रहा हूँ। तो एक एसेट तो हो गई भाई फिक्स एसेट्स, एक एसेट्स हो गई आपकी करंट एसेट्स, एक एसेट्स हो गई आपकी नॉन करंट एसेट्स या फिक्टिशियस नॉन करंट है। एक फिक्स एसेट्स, अच्छा एक नॉन करंट एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स। राइट Sir, fixed to non-current का part है ना? हाँ सही बात है। सुनो नॉन करंट करंट और फिक्टिशियस ऐसे बनाओ इसको। तो लो जी नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स, तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स। सब बट अभी तो आपने बोला नॉन करंट एसेट फिक्टिशियस एसेट ही है। नहीं अलग अलग है, इसको ऐसे बनाओ प्रॉपर वे में, इसलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब ये जो नॉन करंट एसेट्स है ना, इसमें क्या क्या आएगा इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो पहले तो नॉन करंट एसेट्स में है भाई फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में क्या आएगा टेंजिबल भी आएगा इंटेंजिबल भी आएगा, है ना, टेंजिबल भी है इंटेंजिबल भी है। तो फिक्स एसेट्स में भाई टेंजिबल भी है और इंटेंजिबल भी है, ठीक है ना वंशिक, आप समझ रहे हो कुछ। टेंजिबल एसेट्स मतलब विच कैन बी टच्ड, यस विच कैन बी टच्ड, और इंटेंजिबल मीन्स which cannot be कैन touched. नॉट बी टच्ड। तो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस फीस, गुडविल, ये सब क्या है इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और टेंजिबल में क्या आएगा लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये सब क्या है लैंड, टेंजिबल एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या आएगा, ये वो एसेट्स हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश, कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन 12 मंथ्स, जिसको आप 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या हैं करंट एसेट्स हैं। अब आ जाओ फिक्टिशियस एसेट्स पे। सुनो मेरी बात, देखो ये तो स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं, बाद में नोट कर लेना चाहिए। फिक्टिशियस एसेट्स की बात करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which are not the asset in real sense। ये बात समझ रहे हो, मतलब ये वो एसेट्स हैं जो रियल सेंस में एसेट है ही नहीं, इनको तो ज़बरदस्ती एसेट बना दिया आपने, इनको तो ज़बरदस्ती एसेट बना दिया आपने। लाइक फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़े थे ये हम लोगों ने, पढ़े थे ना वंशिका,
Yes, sir. नंबर 2 था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, है ना। टी एंड एल, yes, टी एंड एल में लॉस अगर होता है तो वो भी फिक्टिशियस एसेट होता है। तो देखो अगर प्रॉफिट हो तो लायबिलिटी में जाता है, लॉस हो तो एसेट्स में जाता है। तो लॉस भी हमेशा क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब क्या चीज़ें हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं। तो देखो प्रिलिमिनरी, डेफर्ड और टी, ये तीनों चीज़ें तो आपको पता है। अंडरराइटिंग कमीशन और बता देता हूँ मैं आपको। अंडरराइटिंग कमीशन समझते हो? सुनो, जैसे कंपनी अपना गुड्स बिकवाने के लिए सेल्स एजेंट अपॉइंट करती है ना, उसी तरह से कंपनी अपने शेयर्स बिकवाने के लिए अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ आर्यन एंड वंशिका? yes, sir. तो जैसे कंपनी गुड्स बिकवाने के लिए एजेंट अपॉइंट करती है ना, ऐसे ही हमारी कंपनी आज पब्लिक इशू निकाल रही है। शेयर इशू करना चाहते हैं हम पब्लिक को 10 करोड़ रुपए के, और कंपनी को खुद विश्वास नहीं है कि कोई हमारी कंपनी के शेयर 10 करोड़ रुपए के खरीद भी लेंगे लोग या नहीं खरीदेंगे। तो हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो यार शेयर इशू निकाले भी और कोई खरीदे ना। और शेयर इशू निकालने के खर्चे बहुत बड़े होते हैं। क्यों? टीवी में भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, मेट्रो स्टेशन पर बड़े बड़े बोर्ड लगाने पड़ते हैं। खर्चे बहुत सारे होते हैं पब्लिक इशू निकालने के। कहीं ऐसा ना हो कि खर्चा तो हो गया और शेयर किसी ने खरीदे ही नहीं, इशू फेल हो गया, तो हमारा तो खर्चा भी बेकार जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ना उनसे टाई अप कर लेते हैं। वो बड़े बड़े बैंक अंडरराइटर की तरह से काम करते हैं। तो वो अंडरटेक कर लेते हैं, क्या अंडरटेक कर लेते हैं कि सर आपकी कंपनी के इतने % शेयर तो हम बिकवा देंगे, और नहीं बिकवाए तो वो कहते हैं हम खरीद लेंगे। और बताओ अगर नहीं बिकवाए तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा, कमीशन, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है ना। तो अंडरराइटिंग कमीशन भी हमेशा क्या कहलाता है, फिक्टिशियस एसेट। बात समझ में आई कि अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब? Yes, sir. तो अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब क्या Yes, होगा? yes, sir. अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब है कि जो अंडरराइटर्स होते हैं ना, वो अंडरटेक कर लेते हैं कंपनी के साथ कि भाई आपकी कंपनी के शेयर हम बिकवा देंगे, बदले में आप हमें कमीशन दे देना, और नहीं बिकवाए तो हम खुद खरीद लेंगे। तो कोई भैया कंपनी की टेंशन खत्म हो गई, अब कंपनी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर जाए आराम से जाके सो जाए। क्यों? शेयर तो बिक गई है, मान के चलो। पब्लिक नहीं खरीदेगी, बैंक खरीदेगा, बस हमें तो कमीशन देना है। तो एक तरह से ना हमने इंश्योरेंस करा लिया अंडरराइटर से या बड़े बड़े बैंक से। क्या इंश्योरेंस करा लिया कि अगर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो वो खरीदेंगे, बदले में उन्हें कमीशन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी, यहाँ तक बात बताओ मुझे, क्लियर है? ये था ओवरऑल चार्ट। Yes, sir. एसेट्स का ओवरऑल चार्ट ये बनता है। इसको जूम इन करता हूँ, इसका वो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, और घर पे अपनी नोटबुक में नोट करना फिर इसको। ये रुक जाओ भी, लो जी अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट एसेट्स का। पूरा चार्ट बना लेना, चाहे बुक में बना लेना चाहे नोटबुक में। हाँ जी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, आर्यन ले yes, लिया ना? sir. बस चलो ठीक है, इतना रखते हैं भाई एसेट्स तक आज। ठीक है, एक बार घर से रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछ सकता हूँ ये सब चीज़ों में से कुछ भी। अब ये एसेट्स वाला Okay, पॉइंट okay, बुक sir. से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ लेना बस। तो जिसका चार्ट मैंने बनवा दिया उसको चार्ट से ही कवर अप कर लेना। ठीक है, चलो इतना रख लो भाई। और वंशिका तुम आ Sir, जाओ। मैं 5 minutes में आ रही आ हूँ. जाओ आ जाओ।